हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 2 और 3 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। कल वीडियो नहीं आ पाया था, इसलिए आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में दोनों दिन के करंट अफेयर एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस किताब के राइटर हैं राशिद किदवई। क्या नाम है? राशिद किदवई। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस किताब में कुछ वर्ड्स शशि थरूर के भी द्वारा दिए गए हैं। बेसिकली ये किताब 50 ऐसे लोगों के ऊपर लिखी गई है जिनकी वजह से कहीं ना कहीं भारत की पॉलिटिक्स ने करवट बदली। यहाँ पर तेजी बच्चन, फूलन देवी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जयललिता और बाला साहब ठाकरे और शीला दीक्षित, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों को इस किताब में शामिल किया गया है। तो नाम ध्यान रखिएगा, राइटर हैं राशिद किदवई और ये एक जर्नलिस्ट हैं बेसिकली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो नए विदेश सचिव बनाए गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। और विनय मोहन क्वात्रा 1998 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। इन्होंने किसको सक्सीड किया? तो इनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि पिछले साल एसएससी में सक्सीडिंग भी पूछी गई थी। तो हर्षवर्धन श्रृंगला को इन्होंने सक्सीड किया है। इससे पहले विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में भी भारत के राजदूत रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है अर्देशीर बीके दुबाश। अभी हाल ही में इनको कौन से देश की तरफ से हाईएस्ट डिप्लोमेटिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अर्देशीर जो हैं, ये इससे पहले मतलब भारत की तरफ से डिप्लोमेट रह चुके हैं पेरू में। और आपको पता है 50 साल के इनके करियर के अंदर जब तक ये पेरू में भारत की तरफ से राजदूत रहे हैं, पेरू में 14 राष्ट्रपति सर्व कर चुके हैं। और इनके वहाँ पर होते हुए भारत और पेरू के बीच में हमेशा जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, जिसकी वजह से पेरू की सरकार ने इनको प्रेस किया है और वहाँ का हाईएस्ट डिप्लोमेटिक अवार्ड इनको दिया गया है। पेरू का जो हाईएस्ट डिप्लोमेटिक अवार्ड है उसको ऑर्डर ऑफ मेरिट इन डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफ पेरू जोस जॉर्जियो पैस सोल्डन के नाम से जाना जाता है। तो इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में मुंबई के अंदर। अगला क्वेश्चन है, और पेरू की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं लीमा। चिली की कैपिटल सैंटियागो, अर्जेंटीना की कैपिटल ब्रूनो आयर्स और वेनेजुएला की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेटनरी डे कौन से दिन मनाया गया? जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व पशु चिकित्सा दिवस। ये दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को। तो हम लोगों ने 2 दिन पहले इस दिवस को मनाया है। और इस बार 2022 की थीम रही स्ट्रेंथनिंग वेटनरी रेजिलेंस। कहने का मतलब यह है कि यह दिवस इसलिए मनाया जाता है जो एनिमल्स हैं उनकी हेल्थ और वेलफेयर के लिए। यह दिवस 30 अप्रैल को डेट वाइज नहीं मनाया जाता है, हर साल ये अप्रैल की आखिरी सैटरडे को मनाया जाता है। तो इस बार अप्रैल का आखिरी शनिवार पड़ा 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को हम लोगों ने एक और दिवस मनाया है, आयुष्मान भारत दिवस। ध्यान रखिएगा, हर साल ये 30 अप्रैल को ही मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस जो भारत सरकार की आयुष्मान योजना है, जिसके तहत हर एक फैमिली को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, जो कि गरीबी रेखा के नीचे है, उसके लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज्ड अ बुक जिसका नाम है परमर्दम। अभी हाल ही में परमर्दम नाम की एक किताब लॉन्च करी गई है, किसके द्वारा? इसका विमोचन किया है बिश्वभूषण हरिचंदन ने। और बिश्वभूषण हरिचंदन इस टाइम पे आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। इस किताब को लिखा गया है, ये बेसिकली एक तेलुगु बुक है जिसको लिखा गया है, इसके राइटर का नाम है करबन चक्रवर्ती। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, करबन चक्रवर्ती। तो ये पर्टिकुलर राइटर हैं और इनकी किताब का नाम है परमर्दम, और जिसको लॉन्च किया गया बिश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा। और ये जो ऑथर हैं करबन चक्रवर्ती, ये इस टाइम पर आंध्र प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं। और आप सभी लोग ध्यान रखिए, कल के दिन जिन लोगों को नहीं पता है ध्यान दीजिए, यहाँ पर अप्रैल का महीना ख़त्म हो गया है। तो अप्रैल 2022 के जितने भी करंट अफेयर मैंने आपको कराए हैं
उसका कंपाइल्ड पीडीएफ जो है वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में टेलीग्राम में अपलोड हो चुका है कल के दिन। अगर आपने अभी तक उसको नहीं डाउनलोड किया है तो टेलीग्राम पे तुरंत जाइए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है सबसे ऊपर, तो उस पर जाके पूरे अप्रैल के कंपाइल्ड पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। और फेक अकाउंट से थोड़ा सा दूर रहिए। मेरे नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट्स चलाए जा रहे हैं। जो आपको ओरिजिनल अकाउंट है या लीगल अकाउंट है या ऑफिशियल अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा और कहीं नहीं। अगला क्वेश्चन है, 1 मई को कौन से राज्य ने अपना हाल ही में स्थापना दिवस मनाया? तो 1 मई को हर साल ये 2 राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, एक तो गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया थर्ड वन। और आपको पता होना चाहिए पहले ये पूरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाती थी, लेकिन 1 मई 1960 को बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लॉन्च किया गया और उसके तहत एक नया राज्य और बनाया गया जिसका नाम बना गुजरात। तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही 1 मई को अपना स्थापना दिवस हर साल मनाते हैं। और गुजरात में इस टाइम पे भूपेंद्र पटेल की सरकार है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। गुजरात के गवर्नर हैं इस टाइम पे आचार्य देवव्रत और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अभी हाल ही में सलीम घोष का निधन हो गया। ये कौन थे? आई एम श्योर आप लोगों ने कहीं ना कहीं सिनेमा के क्षेत्र में इनको देखा होगा। ये एक अभिनेता थे और अभी हाल ही में इनको कार्डियक अरेस्ट आया और जिसकी वजह से इनका निधन हो गया। 1978 में इन्होंने डेब्यू किया था एक्टिंग के क्षेत्र में और इनकी जो पहली मूवी थी उसका नाम था स्वर्ग नर्क, जिससे इन्होंने डेब्यू किया था। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से देश का एक लैंडस्केप गार्डन है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला है यूनेस्को की तरफ से अभी हाल ही में? और इस गार्डन का नाम है साइटियो बर्ल मार्क्स। तो इसको, ये जो गार्डन है बेसिकली ये ब्राज़ील का है। ब्राज़ील के अंदर एक शहर पड़ता है जिसको बोलते हैं रियो डी जेनेरियो, उसके अंदर ये गार्डन है। और आपको पता ही है दुनिया भर के जो काफ़ी प्रतिष्ठित मॉन्यूमेंट्स होते हैं या प्लेसेस होते हैं उनको यूनेस्को अपनी हेरिटेज लिस्ट में जगह देता है। तो यूनेस्को ने ब्राज़ील के लैंडस्केप गार्डन जिसका नाम है साइटियो बर्ल मार्क्स, इसको जगह दी है हेरिटेज स्टेटस के रूप में। इस गार्डन की खास बात पता है क्या है? दुनिया भर के 3500 से ज़्यादा प्लांट्स की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं सिर्फ इस एक गार्डन के अंदर। और ये जो नाम रखा गया है इस जगह का साइटियो बर्ल मार्क्स, तो बर्ल मार्क्स कौन है? तो ये बेसिकली एक ब्राज़ीलियन लैंडस्केप आर्किटेक्ट है जिनके नाम पर इस गार्डन का नाम रखा गया है। और रही बात यूनेस्को की, तो इसकी स्थापना 1945 में करी गई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस और इसके डायरेक्टर जनरल हैं इस टाइम पे एंड्रू अजूले। कौन है? एंड्रू अजूले। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया और यहाँ पे इस टाइम पे सरकार है जेल बोल्सोनारो की। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्रूनो आयर्स, डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान और चिली की कैपिटल है सेंटियागो। अगला क्वेश्चन है, जियो सावन के अभी हाल ही में नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? जियो सावन जो कि रिलायंस का एक म्यूजिक प्लेटफॉर्म है, अभी हाल ही में इसके नए सीईओ बनाए गए हैं सहस मल्होत्रा। क्या नाम है? सहस मल्होत्रा। इससे पहले ये अमेजॉन कंपनी में म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उससे भी पहले अगर बात करी जाए तो ये सोनी म्यूजिक इंडिया में भी कार्य कर चुके हैं, ये टिप्स इंडस्ट्रीज में भी कार्य कर चुके हैं। टोटल इनको 24 साल का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद जियो सावन ने इनको बेहतरीन पैकेज के तहत अपना सीईओ अभी हाल ही में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर अभी हाल ही में सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया गया? तो इस बार सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन बेंगलोर में किया गया। इसका शुभारंभ 29 अप्रैल को किया गया था और ये 1 मई तक चला है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। 3 दिन की इस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटो ये था कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में ही हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट में हमारे सामने प्रॉब्लम यह है सेमीकंडक्टर की। केवल ये हमारे ही सामने प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में और भी बड़े बड़े ऐसे देश हैं जिनके सामने सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा पार्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो कि उसकी सोल की तरह कार्य करता है। आज की डेट में भारत में एक मेन सेगमेंट टारगेट हम लोग लेकर ये चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में बैटरी व्हीकल्स होने चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होने चाहिए। ईवी का मार्केट हमें लगातार चाहिए। अब आज की डेट में चाहे आप 2 व्हीलर यूज़ करो, चाहे आप 4 व्हीलर यूज़ करो जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, हर एक व्हीकल में आपको सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ेगी।
तो अभी क्या है कि आपने देखा है कि भारत सरकार पहले से ही लगातार बोल रही है कि हमें टेस्ला मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चाहिए, तो उसके लिए सेमीकंडक्टर की ज़रूरत है। तो सेमीकंडक्टर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में ही अब बनेंगे, क्योंकि दूसरे जो देश हैं जो इसको खुद बना रहे हैं उनके यहाँ इसका खुद का कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ावा देना, सेमीकंडक्टर्स का भारत में ही उत्पादन करना और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो कि अनदर प्लेटफॉर्म्स पर हैं उनको भी भारत में ही बनाना, ये इसका मेन मोटो था। और इसका यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर ने भी अटेंड किया। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने पहली बार भारत में ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है एमएसएमईज के लिए? तो ये बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। अब देखिए ऐसा इसमें नया क्या है। आईसीआईसीआई बैंक ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत ये बोलते हैं कि पूरे भारत में कोई भी एमएसएमई हो वो इनसे लोन ले सकता है। पूरे का पूरा पेपरलेस लोन प्रोसेस होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी नई बात क्या है? नई बात यह है कि आपका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट हो या ना हो, उसके बाद भी आप पेपरलेस लोन यहाँ से ले सकते हो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से। और इसके लिए आपको इनका एक मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है इंस्टाबिज। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या नाम है, इंस्टाबिज। और इससे आप 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो पेपरलेस तरीके से। और आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेड क्वार्टर है वडोदरा और इस टाइम पे इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा मंत्रालय है जिसने अभी हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इसकी मदद से ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को अपने बेहतर करेंगे? तो जाहिर सी बात है, रेलवे टेलीकम्युनिकेशन की बात हो रही है तो ये रेल मंत्रालय ही है। रेल मंत्रालय ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट और टेलीमैटिक्स की मदद ली है। ये इंडियन रेलवेज के अंदर कई सारी फैसिलिटीज़ को बूस्टअप करेंगे जो कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। और इस टाइम पे रेल मंत्रालय किसके पास है? इसके मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव। और ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मंत्रालय नितिन गडकरी के पास है। होम अफेयर्स मंत्रालय अमित शाह के पास है। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इस टाइम पे है देवू सिंह चौहान के पास। किसके पास? देवू सिंह चौहान। आप सभी ध्यान रखिए, आज का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 10 दिन के लिए मैंने स्पेशल क्लास की एक सीरीज लॉन्च करी है। जितने भी स्टूडेंट इस बार एसएससी, सीएचएसएल और एनटीपीसी देने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने 10 दिन की एक सीरीज लॉन्च करी है। ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका नाम है सुदर्शन सीरीज। ये सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है। अनअकैडमी पर डेली 5 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास होगी। 10 की 10 क्लासेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही ये वीडियो खत्म हो, हर एक लिंक पर जाके खुद को रजिस्टर कर लीजिए। क्लास को खोलने के लिए अनलॉक कोड मांगेगा, डाल दीजिएगा वरुण 777, आपकी क्लास खुल जाएगी। आप देख सकते हो ऑल्टरनेट डेज में करंट अफेयर की क्लास मैंने लगाई है और ऑल्टरनेट डेज में स्टैटिक जीके। मतलब आज शाम को करंट अफेयर की क्लास होगी, तो कल आप देख सकते हो स्टैटिक जीके की होगी, फिर करंट अफेयर, फिर स्टैटिक जीके, फिर करंट, फिर स्टैटिक जीके। 14 मई तक इस तरीके से डेली शाम को मैं आपकी क्लास लेने वाला हूँ 5 बजे। तो हर एक क्लास के लिए जाके एनरोल कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि पहले लिंक पे जाके रजिस्टर कर लिया या पहले 2 लिंक पे रजिस्टर कर दिया, बाकी छोड़ दिया। आप ध्यान रखिए, आपके ध्यान से भी वो चीज़ें हट जाती हैं और उसके बाद बाकी आप लास्ट की क्लासेस भूल जाते हो और देख नहीं पाते हो। इसलिए हर एक लिंक पे जाके एनरोल करिए ताकि जब डेली क्लास स्टार्ट होगी उससे आधे घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मोबाइल पे। तो ये ज़रूरी है। तो मिलते हैं आज शाम को यहाँ पर 5 बजे। बाय द वे, अब शुरू करते हैं 3 मई के करंट अफेयर, मतलब आज के पर्टिकुलर करंट अफेयर। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी में वाइस चीफ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इंडियन आर्मी के वाइस चीफ अभी हाल ही में बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, और इनका पूरा नाम है बागवल्ली सोमाशेखर राजू। ये इंडियन आर्मी के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल की भी कमान संभालेंगे 1 मई से। इतना ही नहीं, ये इंडिया चाइना फ्रंट पर भी मिलिट्री ऑपरेशंस की कमान संभालेंगे। इनको उत्तम युद्ध सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेना मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। बाकी आप लोग ध्यान ही रखिए, 30 अप्रैल को अभी हाल ही में मनोज मुकुंद नरावने रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह पर नए आर्मी चीफ हमारे कौन हैं? जनरल मनोज पांडे।
मनोज पांडे इंडियन आर्मी के पहले इंजीनियर चीफ हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। थल सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। अभी हाल ही में पीवी सिंधु ने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीत लिया है? पीवी सिंधु ने एक बार फिर से एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता है, कांस्य पदक। और ये इनका दूसरा मेडल है, दूसरा ब्रोंज मेडल है एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में। इनको जापान की वर्ल्ड फेमस खिलाड़ी अकान यामागुची ने हराया है, या फिर इनको अकेन यामागुची भी बोला जाता है। यहाँ पर मैं प्रॉपर नाम लिख देता हूँ, अकेन यामागुची ने इन्होंने सेमीफाइनल में हराया है इनको। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है इस बार का एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित किया गया? ये फिलीपींस की कैपिटल मनीला में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा पहली बार इस तरीके का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जीन बैंक प्रोजेक्ट? तो जीन बैंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है उद्धव ठाकरे की सरकार ने। अब देखिए इसका मेन मोटो क्या है। उद्धव ठाकरे की सरकार ने इन 7 क्षेत्रों में फोकस करने का फैसला लिया है और इसको एक स्कीम का नाम दिया है जिसका नाम होगा जीन बैंक प्रोजेक्ट। इसके लिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार अगले 5 साल में 172.39 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इतने पैसे की मदद से इन 7 एरियाज में बेहतरी के काम किए जाएंगे। आप बोल सकते हो वेलफेयर का काम किया जाएगा, जैसे कि मरीन बायोडाइवर्सिटी को बेहतर किया जाएगा और आसपास में कृषि उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा, पशुपालन में ध्यान दिया जाएगा, फ्रेश वाटर के लिए कार्य किया जाएगा, फॉरेस्ट एरिया को रेनोवेट किया जाएगा, ग्रास लैंड और एनिमल ग्रेजिंग लैंड मतलब जहाँ पर पशु वगैरह चरते हैं इस तरीके की ज़मीनों को भी बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के आसपास के जो प्लान हैं उन सभी को भी रेनोवेट यहाँ पर किया जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ग्रीनरी और क्लाइमेट चेंज पर ध्यान दे रही है। इसके लिए 172.39 करोड़ की धनराशि अगले 5 साल में खर्च करी जाएगी। और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में जीई पावर के साथ पैक्ट साइन किया है? और ये दोनों कंपनी आपस में मिलकर भारतीय नौसेना मतलब इंडियन नेवी के लिए इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम बनाएंगे। तो ये जो कंपनी है ये है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इन्होंने जीई पावर के साथ पैक्ट साइन किया है और दोनों मिलकर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम बनाएंगे। अब सवाल ये उठता है ये प्रोपल्शन सिस्टम है क्या? इसके तहत इंडियन नेवी को हाई पावर्ड सेंसर्स दिए जाएंगे, सर्विस लोडिंग गैजेट्स भी दिए जाएंगे। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि भारतीय नौसेना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या इलेक्ट्रिकल रूप से ये सशक्त करेंगे, स्ट्रेंथ देंगे। बाय द वे आपको ये पता होना चाहिए जीई पावर जो कंपनी है ये हमारी इंडियन नेवी के लिए नेवल इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाते हैं, स्विच बोर्ड्स बनाते हैं जिनका शिप्स में यूज़ किया जाता है, पावर कन्वर्टर्स भी बनाते हैं जिनका शिप्स में यूज़ किया जाता है। तो जीई पावर जो है ये इंडियन नेवी के लिए ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी जगह है जहां पर अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल का एंटी शिप वर्जन सफलतापूर्वक फायर किया? तो भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया अभी हाल ही में अंडमान निकोबार में। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये इंडो रशिया जॉइंट वेंचर के तहत बनाई जाती है। ब्रह्मोस को बनाने में भारत की मदद हमेशा रशिया करता है और भारत में कई सारी जगहों पर इंडो रशिया जॉइंट वेंचर की यूनिट भी है जिसके तहत ब्रह्मोस बनाई जाती है। इसको इंडियन नेवी के द्वारा सुखोई फाइटर जेट से टेस्ट फायर किया गया। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसको लैंड से भी ट्रिगर किया जा सकता है, एयरक्राफ्ट से भी आप इसको गिरा सकते हो शिप के ऊपर, आप इसको शिप से भी फायर कर सकते हो दूसरे शिप के ऊपर, और आप इसको सबमरीन से भी फायर कर सकते हो। और इसकी जो रेंज है 350 किलोमीटर की रेंज पर इसको फायर किया गया। और इसकी जो स्पीड है 2.8 मैक। और 2.8 मैक का मतलब समझ रहे हैं कितना हो गया? ये जो ध्वनि की स्पीड है, साउंड की स्पीड है, उससे करीब करीब 3 गुना ज़्यादा तेज ये इसकी स्पीड है। और ध्यान रखिएगा पूरे दुनिया में पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल परचेज करी है? ये है फिलीपींस। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल परचेज करी है अभी हाल ही में 3 महीने पहले ही।
अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने पहली बार अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किया है पर्सनल लोन के लिए, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है वेव। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का पहले आप मतलब समझो क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट है कोई किसी भी बैंक में, आप अपने अकाउंट में लेन देन करते हो, किसी को पैसा भेजते हो तो कहीं से पैसा रिसीव करते हो। आपके अकाउंट का जो लेन देन होता है वही आपके अकाउंट की क्रेडिबिलिटी बनाता है और उसी से आपका सिबिल स्कोर जनरेट होता है। अगर आपके अकाउंट की क्रेडिबिलिटी अच्छी है, ट्रांजैक्शंस उसमें अच्छे दिख रहे हैं, तो बैंक की तरफ से आपको प्री अप्रूव्ड लोन भी कभी कभी सैंक्शन कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको बैंक ने ऑफर कर दिया कि आप 2 लाख का लोन एक क्लिक पर ले सकते हो तुरंत, क्योंकि बैंक देख रहा है कि आपके अकाउंट में अच्छे खासे लेन देन हो रहे हैं और आपको 2 लाख का अमाउंट दिया जा सकता है, आप इसको आराम से चुका भी सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड प्री अप्रूव्ड लोन। आप केवल एक क्लिक पर पेपरलेस तरीके से अपना लोन ले सकते हो। तो वेव नाम का इस तरीके का पहली बार प्रोजेक्ट लॉन्च किया है किसने? ये है इंडियन बैंक, प्री अप्रूव्ड लोन के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, वेव का मतलब क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब है वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस, वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। और इंडियन बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 1907 में, 1907। इसका हेड क्वार्टर है चेन्नई और इंडियन बैंक के सीईओ हैं इस टाइम पे शांतिलाल जैन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में करी गई, हेड क्वार्टर है मुंबई और चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911, हेड क्वार्टर है मुंबई और सीईओ हैं मतम वेंकट राव। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1919 में करी गई थी। इसका भी हेड क्वार्टर मुंबई है और इसके सीईओ हैं राज किरण राय। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इशू हाउ मच रुपी कॉमेमोरेटिव कॉइन टू मार्क बर्थ सेंटेनरी ऑफ जवाहरलाल दर्दा। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, बर्थ सेंटेनरी का मतलब क्या होता है? जब आप 100 साल मना रहे होते हो बर्थ के, ठीक है, किसी की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाते हो तो उसको बर्थ सेंटेनरी बोला जाता है। तो जवाहरलाल दर्दा की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर भारत सरकार की तरफ से कितने रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा? तो ये स्मारक सिक्का होगा 100 रुपए का, क्योंकि 100वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। जवाहरलाल दर्दा कौन थे? तो ये बेसिकली फ्रीडम फाइटर थे, सोशल वर्कर भी थे, फिलेंथ्रोपिस्ट थे, और इतना ही नहीं, इनके द्वारा लोकमत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर की स्थापना करी गई थी। आज की डेट में इस न्यूज़पेपर को आप लोकमत मीडिया के नाम से भी जानते हो, अब इसका नाम बदल गया है, लोकमत मीडिया हो गया है। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करने के लिए 100 रुपए का सिक्का भारत सरकार जारी कर रही है। इस सिक्के को मुंबई की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट बनाएगी। और इतना ही नहीं, इस सिक्के का जो वजन है वो 35 ग्राम होगा और इसका जो साइज़ है या आप बोल सकते हो शेप है, ये 44 मिलीमीटर का होगा। इस सिक्के की 50% इसमें चांदी होगी, बाकी 40% इसमें कूपर का यूज़ किया जाएगा, 5% निकल का यूज़ किया जाएगा और 5% जिंक का यूज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ONDC। ONDC का मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, और ये किस तरीके के स्टोर्स को ऑन बोर्ड करेगा, मतलब इस पर्टिकुलर पोर्टल पर आप किस तरीके के स्टोर देख पाओगे? तो आप इसमें लोकल किराना स्टोर देख पाओगे। कैसे लोकल किराना स्टोर्स? देखिए है क्या कि ये सिंपल उसी तरीके से है जैसे कि आपको खाना मंगाना है तो आप स्विगी और जोमेटो का यूज़ करते हो ना, इसी तरीके से अगर आपको अपने घर पे किराना का सामान मंगाना है, जैसे कि डेली यूज़ के आइटम्स हो गए, मान लीजिए दाल हो गया, चावल हो गया, ब्रेड का पैकेट हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, इस तरीके के आप सामान मंगाना चाहते हैं तो किराना स्टोर आपको आसपास, आपकी लोकेलिटी वाइज जो आसपास किराना स्टोर्स हैं वो आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC में दिखेंगे, जिसको भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और इसकी खास बात एक और है कि फर्स्ट फेज़ में इसको कहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है? दिल्ली, बेंगलोर, भोपाल, कोयम्बटूर और ईस्ट की बात करें तो शिलोंग में। फर्स्ट फेज़ में केवल इतनी जगह पर इसको लॉन्च किया जा रहा है अगले 6 महीने के अंदर। और अगर इतनी जगहों पर इसको लॉन्च किया गया
तो 30 मिलियन सेलर्स यहाँ पर हमसे जुड़ पाएंगे। मतलब 30 मिलियन छोटे बड़े सेलर्स अगर मिला दें तो जुड़ पाएंगे। इसके अलावा सेकेंड फेज में भारत के 100 शहरों में इसको लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो फ़ोन पे और पेटीएम की मदद से। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल जैज़ डे कौन से दिन मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को, और इस बार 2022 की थीम रही अ कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इम्पोर्टेंस समझने के लिए जैज़ म्यूज़िक की, कि जैज़ म्यूज़िक एक ऐसा म्यूज़िक है जिसका यूज़ करके आप कल्चर एंड हेरिटेजेस को प्रेस कर सकते हो, एक तरीके से उसे सेलिब्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम किसके द्वारा जारी करी गई है? तो इसको एमएसएमई मिनिस्टर नारायण राणे के द्वारा जारी किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम है क्या? इसके तहत भारत सरकार अब बोलती है कि ऐसे एमएसएमईज जो कि कई सारे क्षेत्रों में बेहतर कार्य करेंगे, जैसे कि एनर्जी को सेव करने के लिए बेहतर कार्य करेंगे, जो कि कूड़ा करकट को रिड्यूस करने के लिए बेहतर कार्य करेंगे, इतना ही नहीं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, इको फ्रेंडली तरीके से कार्य करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज का बेहतर यूज करेंगे, तो उसमें क्या है कि सर्टिफिकेशन दिए जाएंगे। अब से तो 3 तरीके के सर्टिफिकेशन दिए जाएंगे। जो सबसे बेहतर कार्य करेंगे उनको गोल्ड सर्टिफिकेट, फिर सिल्वर सर्टिफिकेट और फिर ब्रोंज सर्टिफिकेट। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि सर्टिफिकेट्स में 3 लेवल यहाँ पर बना दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा इस तरीके के एमएसएमईज को सरकार की तरफ से लोन में सब्सिडी भी दी जाएगी, अनदर फेजेस में भी सब्सिडी दी जाएगी, टैक्सेस में भी सब्सिडी दी जाएगी। जैसे कि जो माइक्रो इंटरप्राइजेस होंगे उनको 80% तक सब्सिडी मिल सकती है, स्मॉल इंटरप्राइजेस को 60% तक मिल सकती है सब्सिडी, और मीडियम इंटरप्राइजेस को 50% तक सब्सिडी मिल सकती है। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो और लोगों को भी इसमें छूट मिलेगी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के जो एमएसएमईज हैं उनको एडिशनल छूट मिलेगी, और ऐसी महिलाएं जो कि एमएसएमई चलाती हैं जो कि एससी एसटी वर्ग से बिलोंग करती हैं उनको भी एडिशनल छूट मिलेगी। तो अल्टीमेटली भारत सरकार एमएसएमईज के लिए बहुत कुछ कर रही है, जैसा कि इन्होंने बजट में इस बार भी बोला था और पिछली बार भी। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो एमएसएमईज को लगातार सब्सिडीज और टैक्सेस में राहत मिल रही है। अभी कोविड पैंडेमिक के तहत भी कई सारी राज्य सरकारों ने ऐसे एमएसएमईज को बढ़ावा दिया था और टैक्स में छूट दी थी, जो कि कहीं ना कहीं मेडिकल इक्विपमेंट्स बना रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज? अभी हाल ही में नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको मनोज जोशी के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये इस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं मनोज जोशी, आईएएस अधिकारी हैं। और ये जो नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है, ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत लॉन्च किया गया है। इसके तहत पूरे भारत भर में एक कैंपेन चलाया जा रहा है, और इसका मेन मोटो है गार्बेज फ्री सिटीज़, कि हमें हमारे शहरों में जो कूड़ा करकट है, जो वेस्ट है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। ठीक है, मतलब इधर उधर कूड़ा करकट बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। हमें अपनी हैबिट ऐसी बनानी है कि प्रॉपर हर तरीके से जो कूड़ा है या फिर वेस्ट है किसी भी तरीके का, उसको रिसाइकलिंग मैनर में हमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्लान के तहत जुड़ के लॉन्च करना है। इसको 29 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज हाइड डियरनेस अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है? तो ये है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार। छत्तीसगढ़ के अंदर अभी तक सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 17% दिया जा रहा था, इसको 5% और बढ़ा दिया गया है, तो अब टोटल ये 22% पहुंच गया है। तो 22% सरकारी कर्मचारी जो कि छत्तीसगढ़ के हैं उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी है। और ये किस दिन किया गया? ये भी हाल ही में 1 मई को किया गया, परसों के दिन 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय लेबर दिवस मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में यह अनाउंसमेंट किया गया। छत्तीसगढ़ में गवर्नर हैं इस टाइम पे अनसुईया उइके, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, केरल सरकार ने पहली बार केरल ओलंपिक्स गेम लॉन्च किए हैं, कौन से शहर से इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन तिरुवनंतपुरम से किया गया। कहाँ से? तिरुवनंतपुरम। और वहाँ पे कहाँ से? वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टेडियम से इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्घाटन केरल के स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर
वी अब्दुल रहमान के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वी अब्दुल रहमान। और यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग बात आपको और बताऊं, जब इसका आयोजन किया गया तो इसके तहत केरल सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से MC मैरी कॉम को सम्मानित किया है। किसको? मैरी कॉम। इतना ही नहीं, इसके तहत एक मैस्कॉट भी जारी किया गया। मैस्कॉट मतलब शुभांकर। ये जो आप देख सकते हो ना, शुभांकर में एक रैबिट आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नीरज। और ये जो शुभांकर का नाम नीरज रखा गया है, ये नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है इसका नाम। और ये कब से कब तक चलेगा? 1 मई से इसका शुभारंभ हो चुका है, ये 10 मई तक चलेंगे गेम्स। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है केरल सरकार ने ऐसे युवाओं को प्रमोट करने के लिए जो कि खेल में रुचि रखते हैं, और इसी के तहत वो आगे बढ़ के आएंगे, खेलो इंडिया से जुड़ेंगे कल को, और आगे आने वाले टाइम में भारत के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर मेडल भी ला पाएंगे। और इसमें हाफ मैराथन का भी आयोजन किया गया, 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन का। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। सुदर्शन सीरीज जो है इसको मुकम्मल करिए, हर एक क्लास इसकी अटेंड करना है आपको। हर एक क्लास का लिंक, मतलब पूरे 10 के 10 लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाइए, क्लिक करिए और हर एक क्लास के लिए खुद को एनरोल करिए। अनलॉक कोड मांगेगा क्लास को खोलने के लिए, तो डाल दीजिएगा वरुण 777। तो CHSL और NTPC के लिए हमारी मेहनत जारी रहेगी अगले 10 दिन तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। और आज है 3 मई, आज शाम की 5 बजे की करंट अफेयर की क्लास में मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे।